हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। देखिए, ग्लेशियर्स जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया अभी तक। अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो ग्लेशियर्स जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके लैंडफॉर्म उठाएंगे हम जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है मेड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, चैप्टर 7 है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, यहां पे अब क्या आता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक का नाम है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, लेकिन ये क्लास जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में नहीं है। ये एक्चुअली क्लास उस मटेरियल के बारे में है जिससे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। ये पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में गया हुआ है इसमें लिखा हुआ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे मोरिन है, मोरिन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, एस का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ड्रमलिंग्स और आउटवाश प्लेन्स ये जो है ये हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ये जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया एक्चुअली कि लैंडफॉर्म कब बनेगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कब बनेगा, जब कहीं से इरोजन होगा। इरोजन होगा तो जो जियोमॉर्फिक एजेंट है अपने साथ कुछ मटेरियल लेकर के आएगा, है ना। वो मटेरियल कैसा होता है उसके बारे में यहां पे हमें बताया जा रहा है कि ग्लेशियर जब इरोजन करता है तो वो मटेरियल अपने साथ लेकर के आता है। वो मटेरियल जो कि इरोड हुआ है, जिसका इरोजन हुआ है, और वो कहीं जाकर के फिर जमा करेगा। ठीक है, लेकिन उस मटेरियल का नेचर कैसा है ये पता, इस पे डिपेंड करता है आगे वो डिपोजिशन लैंडफॉर्म कैसा बनेगा। तो इसलिए इस क्लास में एक्चुअली उस मटेरियल के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ऐसा मटेरियल में सबसे पहले जो आता है, जो बताया वो बताया ग्लेशियल टिल के बारे में। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ग्लेशियल टिल कोई लैंडफॉर्म नहीं है। ग्लेशियल टिल वो मटेरियल है, एक टाइप ऑफ मटेरियल है जो कि ग्लेशियर इरोड करके लाता है अपने साथ। ठीक है, क्या होता है ग्लेशियल टिल? द असॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्री ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर। असॉर्टेड बिखरा हुआ, फाइन और कोर्स मोटा और छोटा। ठीक है, फाइन मतलब महीन और कोर्स मतलब मोटा। मोटे जो पत्थर होते हैं वो, या पतले पत्थर होते हैं, महीन पत्थर होते हैं, या मटेरियल जो होता है वो जो मेल्टिंग ग्लेशियर नीचे गिरा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्लेशियल टिल बोलते हैं। मोस्टली इन एंगुलर सब एंगुलर फॉर्म, और ये जो मैटर होता है ये एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म में होता है। अब मैं ये चीजें ये जो बताई है एनसीईआरटी में आपको समझा देता हूं। ये हमारा ग्लेशियर है, नीचे आया। ठीक है, यहां से मटेरियल ये नीचे लेकर के आ रहा है। ये मटेरियल पहले ऊपर था, इसको इसने इरोड किया और यहां पे लेके आ गया। ठीक है, यहां पे पहले तो ये उठाओ, मोस्टली एंगुलर और सब एंगुलर, मोस्टली एंगुलर सब एंगुलर। अरे भैया, जब ये एंगुलर था, इसके एज निकला हुआ था, तभी ये तो ग्लेशियर की बर्फ में फंसा और फ्रिक्शन से निकला। अगर ये इसका सरफेस ऊपर से प्लेन होता, बिल्कुल स्मूथ होता, तो बर्फ इसके ऊपर से खिसक जाता नीचे, फ्रिक्शन इतना पैदा होता ही नहीं। क्योंकि ये एंगुलर या सब एंगुलर था, इसका एजेस निकले हुए थे बाहर, इसीलिए ये जो स्नो है इसको फ्रिक्शन करके इसको अपनी जगह से रिमूव कर पाई, है ना। और ये धीरे धीरे फिर यहां पे आ गया। अब यहां पे आने के बाद यहां पे पानी मेल्ट होगा, पानी मेल्ट हो रहा है। पानी जब मेल्ट, ऊपर तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर माइनस में बहुत ज्यादा होगा, नीचे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, है ना। नीचे नीचे जैसे आएंगे एल्टीट्यूड कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और वैसे भी पानी ऊपर भी जो पिघलेगा वो भी तो आएगा नीचे ही ना। ठीक है, गर्मियों में तो यहां पे पानी मेल्ट हुआ। अब जब मेल्ट हो जाएगा तो ये पत्थर जो बर्फ के अंदर फंसा हुआ था ये आजाद हो जाएगा और पानी के साथ लुढ़कने लगेगा। ये पत्थर जो मटेरियल है ये कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और ज्यादातर ये बिखरा हुआ होता है, अनअसॉर्टेड होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि ग्लेशियल टिल किसको बोलते हैं, अनअसॉर्टेड कोर्स और फाइन डेब्री ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। समझा दिया, एक एक वर्ड बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तब भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, 10 बार बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मोस्टली इन एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म में क्यों होता है। अगर वो एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, सॉरी ऊपर से चिकना होगा, तो वो फ्रिक्शन ही क्रिएट नहीं होगा, वो बर्फ उसको हटा ही नहीं पाएगी अपनी जगह से। ठीक है, समझ आ गया, ग्लेशियल टिल खत्म हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है, वो हमारा अगला टॉपिक आता है आउटवॉश डिपॉजिट्स। आउटवॉश डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अब ये जो ध्यान से पढ़िएगा। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस, ये ग्लेशियर है हमारा। ठीक है, ग्लेशियर यहां पे पिघलेगा, जब पिघलेगा तो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो नदी बनेगी, स्ट्रीम बनेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग आइस से स्ट्रीम बनती है एट द बॉटम, बॉटम पे। ठीक है,
साइड्स में बनती है और लोअर एंड्स ऑफ द ग्लेशियर। यहां पे भी पानी पिघलता है, यहां पे भी पानी पिघलता है, और लोअर एंड्स यहां पे मान लीजिए ये जो है, इन सब जगहों पे पानी पिघलता है और सारा पानी आकर के नीचे इकट्ठा हो जाता है, स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, जब ये पानी पिघलेगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, साइड से आएगा या यहां से भी नीचे जाएगा, तो अपने साथ थोड़ा सा मेटेरियल ये भी तो इरोड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताते हैं आगे। सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्री स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्टेड वाटर स्ट्रीम्स इज वॉश्ड डाउन एंड डिपॉजिटेड। कुछ डेब्री जो होता है, रोक, पत्थर, कंकड़, ये पानी भी अपने साथ नीचे ले आता है जब स्ट्रीम बन के आता है। अरे यहां से भी पानी निकलेगा, यहां से बहेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कम बढ़ेगा, गर्मियां आएंगी, तो ग्लेशियर के साइड से पानी, सबसे पहले तो साइड से ही होगा ना, इधर से भी होगा, और जहां नीचे सरफेस पर लोअर एंड, जो नीचे वाला हिस्सा, वहां से पानी बहेगा, वहां से पानी बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। तो वो पानी क्योंकि सरफेस को टच कर रहा है ये हिस्सा, तो जब ये नीचे बहेगा तो अपने साथ थोड़ा सा डेब्री जो लेके चला जाएगा, जितना कि कैरी कर सकता है। ठीक है, वो डेब्री जो है वो नीचे आकर के फिर वो डिपॉजिट कर देगा। सच ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड आउटवॉश प्लेन्स। ऐसे जो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स होते हैं उनको आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई, ग्लेशियो फ्लूवियल। ग्लेशियो फ्लूवियल मतलब जब ग्लेशियर पिघलता है, पानी बहता है और वो पानी इरोड करके मेटेरियल नीचे लेकर के जाता है, उसको हम ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट बोलते हैं। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर। ये लाइन आपको क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्री इज स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्ट वाटर। पानी जब पिघलता है तो अपने साथ कुछ पानी नीचे, अपने साथ कुछ डेब्री नीचे लेकर के चला जाता है। इज वॉश डाउन एंड डिपॉजिट। जो डेब्री है वो वॉश डाउन हो जाता है, इरोड हो जाता है और नीचे चला जाता है, नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम आउटवॉश डिपॉजिट बोलते हैं। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक, ये दो काइंड ऑफ मटेरियल्स इरोडेड बाय ग्लेशियर। जब ग्लेशियर जब पिघलते हैं, ग्लेशियर जब मूव आउट करते हैं, तो जो मेटेरियल निकलता है वो इन फॉर्म में निकलता है, ग्लेशियर टिल की फॉर्म में और आउटवॉश प्लेन्स डिपॉजिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब यही नीचे के आकर के डिपॉजिट होकर के लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आगे क्लास में पढ़ना है। फिलहाल इसी का एक 2-3 लाइन और बची हुई है इस पैराग्राफ में, वो और देख लेते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। चलिए अब यहाँ पे दो बातें और बोल रहा है छोटी छोटी, ग्लेशियर टिल्स और आउटवॉश डिपॉजिट्स के बारे में, वो और देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि अनलाइक टिल डिपॉजिट्स, जो ग्लेशियर टिल के डिपॉजिट्स हैं वो तो अनअसॉर्टेड होते हैं। ठीक है, जो आउटवॉश डिपॉजिट्स हैं वो रफली स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं और असॉर्टेड भी होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, जब हमने नदी के डिपोजिशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये बताया था कि जैसे हमारा फ्लड प्लेन है, ये हमारा फ्लड प्लेन है, ये नदी बह रही है, तो नदी जब बाढ़ आती है तो यहां तक पहुंचती है, बाढ़ में इसका पानी यहां तक आ जाता है, इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बात बताई थी कि जो यहां पे ये वाला रीजन है, यहां पे जो डिपॉजिट मिलेंगे नदी के बैंक के साथ साथ, जो नदी का किनारा है जनरल, उसके साथ साथ डिपॉजिट मिलते हैं, वो कोर्स होते हैं, मोटे डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी जब ऊपर चढ़ती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो उस टाइम पे फाइन मटेरियल तो अपने साथ ले जाती है, लेकिन जो मोटे पत्थर है वो यहाँ पे गिरा देती है, मोटा मटेरियल। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी जो मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होता चला जाएगा। एंड में जो है यहाँ पे स्पीड नदी की बहुत कम होती है और यहाँ पे पानी काफी देर तक ठहरता भी है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, तो यहाँ पे मटेरियल फाइन होता है। ऐसा उसी तरफ होता है। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो अनलाइक टिल डिपॉजिट्स बन रहे हैं जब जो स्नो जो है, आइस जो वो फ्रिक्शन कर रहा है, तो अपने साथ जो वो टिल लेकर के आ रहा है, अपने साथ जो वो कंकड़ पत्थर लेकर के आ रहा है, वो असोर्टेड नहीं होते। लेकिन जो आउटवॉश डिपॉजिट्स होते हैं, जो ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से जो डिपॉजिट्स आते हैं, ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी जो ऊपर से इरोड करके मटेरियल आता है, वो जनरली स्ट्रेटिफाइड भी होता है और असोर्टेड भी होता है। ठीक है, उसमें पता होता है जब पानी की स्पीड जहां ज्यादा होगी वहां पे मोटा कोर्स मटेरियल जमा करेगा, जहां पे पानी की स्पीड कम होगी वहां पे फाइन मटेरियल वो डिपॉजिट करेगा, तो इसके लिए स्ट्रेटिफाइड है। और ये जो है, मान लीजिए ऊपर से नीचे ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर ऊपर नीचे आ रहा है ना, तो कोई पत्थर यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, अनअसॉर्टेड है। लेकिन जब पानी लेकर के आता है तो उसका एक रास्ता होता है चलने का पर्टिकुलर,
वो सारे पत्थर एक लाइन में लेकर के आएगा, आगे जमा करता हुआ चला जाएगा जहां उसका रास्ता है ना। तो वो असॉर्टेड भी होता है, समझ गए। तो ये ग्लेशियल टिल और ग्लेशियल आउटवॉश के डिपॉजिट में फर्क होता है। अभी ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो लैंडफॉर्म्स आएंगे उसमें काम आएगा ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि रॉक फ्रेगमेंट्स इन आउटवॉश डिपॉजिट्स, जो आउटवॉश डिपॉजिट्स में रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, आर समवॉट राउंडेड एट देयर एजेस, उनके एजेस जो होते हैं वो एंगुलर नहीं होते, वो राउंड होते हैं अपने एजेस पे। क्यों? क्योंकि ये तो हमने नदी में ही पढ़ा है ना, कि नदी में जो पत्थर पड़े होते हैं उनको नदी का पानी उनके ऊपर से चलता है तो उनको इरोड करता है, उनका सरफेस इरोड करता है, तो वो एकदम गोले गोले बन जाते हैं। रफ सरफेस जहां होता है उसको नदी का पानी जल्दी इरोड करता है, जब रफ सरफेस चला गया तो नीचे प्लेन बचेगा। वही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आउटवॉश डिपॉजिट जो है वो जो ग्लेशियल का मेल्टेड वाटर उससे बन रहे हैं। तो पानी जब किसी सरफेस के ऊपर बहेगा, जब किसी पत्थर को अपने साथ लेके गएगा, तो उसके रफ सरफेस को वो इरोड कर देगा, उसको ऊपर से प्लेन कर देगा, ठीक है। तो ये दो बातें थी, ये दो बातें इन्होंने बता दी हमको। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मोरेन्स। ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, प्रॉपर लैंडफॉर्म, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये वीडियो बार बार देखनी है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।